हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग टॉक्स विद सौरभ। और आज हम सीखने वाले हैं नंपी की सीरीज में नंपी के कुछ मेथड्स। देखिए, मैंने आपको बताया था कि नंपी के पास कुछ ऑलरेडी इनबिल्ट मेथड्स हैं या फंक्शन हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने कोडिंग में। और खास बात यह है कि इन जो फंक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनका डेटा साइंस में बहुत यूज होता है। यानी जब आप डेटा साइंस में मशीन लर्निंग की कोडिंग करोगे तो वहां पे आपको नंपी के थ्रू कभी ऐसे सिनेरियो को बनाना पड़ सकता है जिसकी मदद से आप फंक्शन की मदद से आप कर सकते हो। आइए इसको हम वन बाय वन समझते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जिनको हम आज कवर करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में भी और भी कुछ चीजें हैं जो मैं कवर कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक दो छोटे मोटे चीजें और बताना चाहूंगा जो मैंने आपको ऑलरेडी इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम एरे कैसे बनाते हैं। आज उसकी हम देखते हैं लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, राइट। और स्केलर डायमेंशन क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 डायमेंशन की एरे कैसे होगी अगर हम कोई स्केलर वैल्यू डालते हैं उसमें। तो वन बाय वन चेक करते हैं। देखिए, मैं एक कोड लिख रहा हूं, इंपोर्ट numpy एज np। ये हो गई हमारी। फिर मैं a ऑब्जेक्ट के पास np डॉट एरे, ये सब मैं आपको कल बता चुका हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। 1 2 3। और अब मैं करता हूं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट लिखता हूं मैं, प्रिंट के बाद मैं यहाँ पे f लगाता हूं, f के बाद द एलिमेंट इन ए आर, मैं यहाँ पे लगाता हूँ ब्रैकेट और यहाँ लिखता हूँ लेंथ। लेंथ फंक्शन पता है हमें। लेंथ फंक्शन की मदद से हम उसका काउंट पता कर सकते हैं। एक इसका काउंट चाहिए आपको, ए का चाहिए तो आप ए लिख दो यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे आप लगा दो डबल कोट। इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए, इसको रन करते हैं, कितना काउंट आ गया। द एलिमेंट इन ए आर 3। अगर यहाँ पे एक वैल्यू आप बढ़ा दोगे तो ये काउंट क्या लेके आएगा, 4। लेंथ फंक्शन डायरेक्टली इसको काउंट कर लेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि एक स्केलर वैल्यू देते हैं और फिर इसकी डायमेंशन क्या आती है वो हम चेक करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इंपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट नंपी। इंपोर्ट लिखने की जरूरत बार बार नहीं है अगर आपने एक पूरे सेशन में एक बार इंपोर्ट कर दिया है, बट मैं आप लोग के लिए लिख रहा हूं। लेकिन आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि पूरे सेशन में वो एक्टिव रहेगा। एक बार आपने अगर लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली तो मैं x इक्वल टू np डॉट एरे, और मैं यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू डालता हूँ, स्केलर वैल्यू। मैं इसको 10 कर देता हूँ और मैं इसकी अब डायमेंशन चेक करना चाहता हूँ क्या है। तो प्रिंट द डायमेंशन ऑफ x, कॉमा देंगे आप यहाँ पे। और कल मैंने आपको बताया था इससे पहले के लेक्चर में x डॉट ndim, डायमेंशन चेक करने का फंक्शन यही होता है, ndim। इसको आपकी मदद से आप चेक कर सकते हो। अब मैं इसको रन करता हूं, अब देखते हैं क्या होता है। देखिए, डायमेंशन क्या आ गई, 0। दैट मीन्स ये आपका एरे तो है ही नहीं। आपने अगर स्केलर वैल्यू डाल दी है तो वो तो एरे बना ही नहीं, तो दैट इज वाई इसकी डायमेंशन क्या हो गई, 0 हो गई। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं स्केलर वैल्यू, स्केलर वेरिएबल और एरे इज द वन ऑफ दैट होल्ड्स अ सिंगल वैल्यू एट ए टाइम। ठीक है, ये अगर सिंगल वैल्यू होती है तो वो 0 डायमेंशन की एरे बन जाती है। एरे बन भी रही है बट वो किस टाइप की बनेगी, 0 डायमेंशन की बनेगी। ये चीज आपको समझनी है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, रो इनटू कॉलम में एक लिस्ट में पास कर रहे थे, 1D बना रहे थे, 2D बना रहे थे, 3D बना रहे थे। बट आपने एक स्केलर वैल्यू डाली तो वो 0 डायमेंशन की एरे बना देगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इसके मेथड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे पूरे डेटा साइंस के लिए और पाइथन के लिए तो है ही। देखिए, मैं क्या करने वाला हूं, मैं इंपोर्ट करूंगा। पहले मैं फिर से लिख देता हूं ये कोड एज np। अब np के पास एक बहुत ही बढ़िया सा फंक्शन है, इसको कहते हैं जीरोस। ठीक है, इसको आप यूज करोगे और यहां पे आप डालो, मान लीजिए मैं यहाँ 5 डाल देता हूं। 5 के बाद मुझे इसका टाइप बताना पड़ेगा, डी टाइप में लिख देता हूं मैं इंट। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं, देखिए क्या होने वाला है, एरे। दैट मीन्स अगर आपने एक आपके नंपी से जीरो फंक्शन का यूज किया है
और आपने यहाँ पे 5 डाल दी है, तो रो इंटू कॉलम होता है, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज को वो क्या कर देगा, 0। आपकी रो कितनी हुई, रो तो एक ही होगी, बट कॉलम कितने बन जाएंगे आपके, 5। जितनी वैल्यूज आप डालोगे कॉलम की, उतनी आपकी जीरोस आपके पास होंगे। और किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। अगर मैं यहीं पे इसको 6 कर देता हूं, तो क्या आने वाला है, 6। रो तो एक ही रहने वाला है, क्योंकि आपने रो इंटू कॉलम चलता है, रो तो मतलब एक ही हो गई, करेक्ट। और यहाँ पे आपने 6 लिख दी, तो कॉलम कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप np.zeros की मदद से अगर आपको सारी वैल्यूज 0 चाहिए 1D में, 2D में, 3D में, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, जीरोस। सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन सम टाइम हमें यूज करना पड़ता है, ये आपको याद रखनी है। अब अगर मैं यहीं पे एक कोड और लिखता हूं और यहाँ पे मैं इसको 2,6 कर देता हूं, ओके, और ये वाला कॉमा मैं हटा देता हूं। तो अब क्या बना दिया मैंने इसको, रो इंटू कॉलम में, करेक्ट है। अब रो इंटू कॉलम में बनाया है, तो मुझे एक ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा, तो मैं ब्रैकेट लगा देता हूं इधर। अब देखिए क्या होने वाला है, यहाँ इसको मैं रन करता हूं और इसको आप प्रिंट करा लीजिए ये ऑब्जेक्ट में। मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। इनवैलिड सिंटैक्स दे रहा है, यहाँ पे मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आप कॉमा लगा दीजिए और देखिए क्या आ गया, 0 0 0। आपकी 2D में बन गई आपकी एरे, ये आपकी सिंगल डी में थी, यानी 1D में एरे थी आपकी, ये आपकी 2D में एरे हो गई आपकी, कि रो इंटू कॉलम आपने बता दिया है। तो रो कितनी हो गई 2, कॉलम कितने हो जाएंगे 6, ठीक है, सारी जीरोज में हो जाएंगे। ये आपकी जीरोज फंक्शन का यूज है। अब मैं आपको दूसरी चीज बताऊंगा, np.ones का, ठीक है। मैं कोड को फिर से यही लिखता हूँ, फिर से यहाँ पे, और मैं अब लिखता हूँ a इक्वल टू np डॉट वंस। कौन सा फंक्शन यूज किया मैंने, वंस। अब वंस के बाद आप यहाँ पे कौन सा आर्गुमेंट दोगे, 5 दे देते हैं, ठीक है। फिर आप d टाइप, इसका टाइप यूज करोगे। टाइप में इसका दे देता हूँ स्ट्रिंग फर्स्ट, कि मैं अभी इंट चेक कर चुका हूँ, मैं str कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ a, क्या आ गई देखिए fc वैल्यू, सारी वैल्यू 1 हो जाएगी। नाम से ही क्लियर है, जीरोस था तो 0 कर रहा था, 1 हो गया तो क्या होगा, 1 कर देगा, करेक्ट। यानी अभी कहीं भी आपको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आपको सारे जीरोस चाहिए, तो आप क्या यूज करोगे, np.zeros। और कहीं भी आपको 2D में मैट्रिक्स फॉर्म में आपको वंस चाहिए, सारे 1 वैल्यू चाहिए, तो आप सीधा कोड लिखो np.ones और उसकी बता दो कि कितने चाहिए कॉलम, रो इंटू कॉलम। 5 हो गए, वो सारी वैल्यूज को 1 कर देगा। टाइप क्या चाहिए आपको, वही बता दो, स्ट्रिंग में चाहिए तो वो स्ट्रिंग में कर देगा, राइट। अगर मैं इसी चीज को इंट में करना चाहूं, तो इंट में भी मैं इसी में करके दिखा देता हूं आपको। मैं अलग से कोड नहीं लिखता हूं इसके लिए, इसको इंट कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, सारा इंटीजर हो जाएगा, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फ्लोट में करना है यहीं पे, तो फ्लोट कर दो, तो देखिए फ्लोट में आ गया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हम चलते हैं, जैसे कि मैंने वहां पे 2D करके बताया था, तो इसमें भी 2D करके बता देता हूं। तो अगर यहाँ पे आप 2,5 करते हो और उसको ब्रैकेट में डाल देते हो, जैसे मैंने वंस में किया था, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए फ्लोट में रो इंटू कॉलम वही हो गई कॉन्सेप्ट। रो कितनी हो गई, 2 हो गई, 1 2, कॉलम कितने हो गए 5। फ्लोट है तो फ्लोट वाली वैल्यू आएगी, स्ट्रिंग है तो str से भी कर सकते हो, str कर दो, यहाँ पे देखो क्या आ गई, स्ट्रिंग में आ गई, ठीक है। तो मेन मुद्दा ये है कि आप numpy के पास दो ऐसे फंक्शन है, जीरोस एंड वंस। अगर आपको 1D एरे बनानी है और सारी वैल्यू चाहते हो कि 0 हो जाए, तो आप क्या यूज करोगे, np.zeros। अगर आप चाहते हो कि सारी वैल्यू 1 हो जाए, तो कौन सी यूज करोगे, np.ones। सिंगल भी बना सकते हो, 2D भी बना सकते हो, 3D भी बना सकते हो। आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोडिंग में इसको यूज कर सकते हो। देखने में लगता है ऐसा इसका यूज कहाँ पे ही होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, डेटा साइंस में इसका यूज करना पड़ता है। मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम में नम्पी का बहुत यूज होता है, इसलिए इस फंक्शन को आपको पता होना चाहिए। और इससे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि डायरेक्ट अगर हमें
1D में 0 वैल्यूज एंटर करनी है तो आप मैनुअली क्यों लिखोगे इस कोड को? तो आप एक सिंपल सा एक फंक्शन यूज किया np.zeros और आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। करेक्ट है, इजी हो गया। अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं, एक फंक्शन और है हमारे पास np.full। अब मैं फिर से इसी कोड को कॉपी करता हूं, इंपोर्ट वाला कोड मैं आपके लिए बार बार लिख रहा हूं क्योंकि आपको एग्रीगेट कर पाओ, दैट इज वाई मैं बार बार लिख रहा हूं। अब देखिए, मान लीजिए अगर आपके पास एक प्री डिफाइंड स्टैटिक वैल्यू है, ठीक है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, और उसकी डायमेंशन है आपके पास, तो आप कैसे प्रिंट करोगे उसको? ठीक है, तो मैं आपको एक a इक्वल टू np.full, अब मैं यहां लिखता हूं 5,13। एक फंक्शन है फुल और उसके अंदर मैंने वैल्यू डाली 5 एंड 13। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करके चेक करता हूं, देखिए क्या होने वाला है। यहां पे इसने क्या किया, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो तो है नहीं तो कॉलम कितनी बार आएंगे, 5, 1 2 3 4 5। और वैल्यू क्या आएगी, ये स्टैटिक वैल्यू होगी, दैट मीन्स जो आप दे रहे हो। ठीक है, तो 13 बार बार उसने प्रिंट कर दिया, कितनी बार, 5 बार, यानी 5 कॉलम तैयार कर दिए 1D के हिसाब से। अगर यहाँ पे आप वैल्यू चेंज भी कर सकते हो, 12 कर लो तो देखो क्या आएगा, 12 आ जाएगा। यानी अगर प्रीडिफाइंड और स्टैटिक वैल्यू है, फर्स्ट आर्गुमेंट जो होगा वो डायमेंशन होगा एंड जो सेकंड आर्गुमेंट होगा वो वैल्यू होगी। आप डायमेंशन बताओ और उसको वैल्यू बताओ तो एक फुल मैट्रिक्स बना के दे देगा, चाहे वो 1D की हुई, चाहे 2D की हुई, चाहे वो 3D की हुई। ये यूज है np.full का। आप यहाँ पे इसको फ्लोट में करना चाहते हो तो फ्लोट में ऐसे भी कर सकते हो, देखिए फ्लोट में हो गया। स्ट्रिंग में करना चाहो तो आप स्ट्रिंग में भी कर सकते हो, मैं ऐसे कर देता हूँ इसको कोड में, 12 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखिए ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग अपने कोडिंग में यूज कर सकते हो। तो मैंने 3 फंक्शन बताया आपको, जीरोस, वंस, फुल। जीरोस में वही, अगर आपको 1D 2D 3D एरे बनानी है और सारी वैल्यू जीरो करनी है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, np.zero। अगर आप चाहते हो 1D 2D 3D एरे में आपकी सारी वैल्यूज 1 हो जाएं तो आप np.ones यूज करोगे। अगर आप चाहते हो पूरी मैट्रिक्स क्रिएट हो जाए 1D 2D 3D में, बस आप उसको वैल्यू बता दो और उसकी डायमेंशन बता दो तो मैट्रिक्स भी क्रिएट हो जाएगी। आपको यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, वो स्टैटिक कर सकते हो, एक बार देने के बाद वो स्टैटिक हो जाएगी। प्री डिफाइंड आप अपने हिसाब से कर दो, 12 10 11 जो भी करनी है आप कर दो np.full मेथड से। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन बताने जा रहा हूँ जो कि आप पढ़ के आ भी चुके हैं, लेकिन नंपी के पास उसका नाम थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं बताता हूँ क्या है। देखिए एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज ए रेंज फंक्शन, राइट? दैट मीन्स एरे रेंज फंक्शन। ए रेंज का मतलब होता है आपका एरे रेंज फंक्शन। अभी तक हम रेंज फंक्शन पढ़ के आ चुके हैं, उसमें हमें कॉन्सेप्ट पता है, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और हमारा स्टेप्स की। सेम उसी तो कॉन्सेप्ट पे काम करेगा, बट यहाँ पे फंक्शन का नाम जो हो जाएगा वो a इक्वल टू np.arrange, ओके, ए रेंज। अब यहाँ पे क्या दोगे, स्टार्ट वैल्यू दोगे, स्टार्ट वैल्यू 0 दे दिया मैंने, स्टॉप वैल्यू दे दी मैंने, बाय डिफॉल्ट में स्टेप्स पता है 1 है, मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूँ। इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। देखिए एरे बना दिया एक इसने, इसके अंदर क्या वैल्यू डाला, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्टॉप वैल्यू को एक्सक्लूड करता है, दैट इज वाई 9 आया। ये चीज आपको मैं बता चुका हूं फिर से, रेंज फंक्शन में भी स्टॉप वैल्यू जो भी होगी उसको एक्सक्लूड करेगा, यानी n-1 कर देगा। तो n यहाँ पे 10 है तो -1 किया तो उसने कहां तक रीड करेगा, उसे 9 रीड कर 9 तक ही रीड करेगा। स्टेप्स मैंने दिए नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1 ही लेके आएगा। ठीक है, यहां तक तो बात हो गई आपकी। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर यहाँ पे मैं केवल स्टार्ट वैल्यू दूं ही ना तो भी तो कोड चलना चाहिए। देखिए कोड चल गया हमारा, अरेंज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आपने शुरुआत जो भी होगी वो कहां से होगी, 0 से ही होने वाली है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये भी चीज हमने पढ़ के आ चुके हैं। मेन पुराना कॉन्सेप्ट ये, कोई भी नया कॉन्सेप्ट इसमें ए रेंज में नहीं है, बस इसका नाम ए लगा दिए आगे रेंज फंक्शन के, से आप इसको समझ सकोगे ये एरे का कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसका।
इसको देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं कोड को लिखा हुआ है, इसमें मैं 0,10,2 कर देता हूँ और अब देखते हैं क्या होता है। देखिए 0 से लेके मैंने एक स्टार्ट वैल्यू दी है, फिर स्टॉप दी है, फिर स्टेप मैंने क्या कर दिया 2। तो यानी पहले तो क्या रीड करेगा 0, इसके बाद वो एक स्किप करके 2 स्टेप में क्या आ गया 0 1 2 2 हो गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो वहां 1 था तो 1 को भी रीड कर रहा था, उसने 1 को स्किप कर दिया। 2 4 6 8। आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये हम बात कर चुके हैं तो कॉन्सेप्ट पूरा वही है, इसमें मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको नेगेटिव से भी अगर करना चाहूँ तो आप नेगेटिव से भी कर सकते हो। अगर माइनस लगा दूंगा यहाँ पे तो कैसे रीड करेगा, देखिए अभी ये कॉन्सेप्ट क्या दिया, वही कॉन्सेप्ट है। आप इसमें क्या कर रहे हो, नेगेटिव से रीड कर रहे हो, बट आप कैसे जा रहे हो, आपको ये रीड करेगा हमेशा लेफ्ट टू राइट, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रीड करेगा। आप कैसे पढ़ना चाह रहे हो उसको, स्टार्ट वैल्यू 0 दी हुई है आपने, स्टॉप वैल्यू 10 दी हुई है, -2 दे दिया, तो रीड कैसे करेगा, रीड ही नहीं कर सकता उसको। तो वो कॉन्सेप्ट यहां भी फेल हो जाता है जो हमने रेंज फंक्शन में पढ़ा हुआ था। ठीक है, आई होप यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। और या अगर ये इसमें कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि इसको मैं कैसे, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, मैं डेफिनेटली उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फिर से आप लोग के लिए, सो दैट आपको समझ में इजी तरीके से आ जाए। मेरा टारगेट ये है कि जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ नम्पी के, आगे मैं पांडास भी पढ़ाऊंगा, वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो। आप इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कनेक्ट करिए, मैं आपको क्वेरीज का डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए गुड बाय।